जोहार जोहार सेवा जोहार, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण कासा टेकाम, संयोजक एवं व्याख्याकार पुनेम सोच संगत, और आप देख रहे हैं पुनेम सोच संगत विषयांतर्गत प्रसारित व्याख्यान धारावाहिक आदिवासी द ओनर ऑफ इंडिया का एपिसोड नंबर 6। साथियों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जाना कि कोया व कोयतुर शब्द की उत्पत्ति, इतिहास व अर्थ। अब आगे जानते हैं। कोयतुर नाम आदिवासी मूलवंशियों का वास्तविक नाम है, प्राचीन नाम है, सांस्कृतिक नाम है, अपने स्वयं की भाषा में है यह नाम। इन कोयतुरों को आजकल की सामान्य बोलचाल में आदिवासी या आदिम समुदाय भी कहा जाता है। आदिवासी या आदिम के नाम से सरकार के विभाग भी हैं, अनेक योजनाएं भी चलती है, जैसे आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण योजना, आदिम जाति स्वरोजगार योजना, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, आदिवासी वित्त विकास योजना आदि आदि। सरकार की अनेक योजनाएं आदिवासी और आदिम के नाम से संचालित हो रहे हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब कोयतुर शब्द पहले से था ही, तो ये आदिवासी या आदिम शब्द का प्रयोग क्यों और कैसे होने लगा। हमें यह जानना होगा कि आखिर ये आदिवासी व आदिम शब्द का अर्थ क्या है। साथियों, आदिवासी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आदि धन वासी। आदि का अर्थ प्रारंभ या शुरू से, वासी का अर्थ वासिंदा या निवासी। इस प्रकार आदिवासी का अर्थ प्रारंभ से या शुरू से वास करने वाले। आदिवासी शब्द का अर्थ क्या? प्रारंभ या आदि से निवास करने वाले निवासी आदिवासी हैं। उसी प्रकार आदिम शब्द का अर्थ, आदिम शब्द का अर्थ आदि या प्रारंभ अथवा शुरू से निवास करने वाला समुदाय आदिम समुदाय है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, आदिवासी या आदिम शब्द सापेक्षता के सिद्धांत से पैदा हुआ है। किस सिद्धांत से? सापेक्षता के सिद्धांत से पैदा हुआ है। सापेक्षता के सिद्धांत का मतलब यह होता है कि किसी दूसरे वस्तु के होने के कारण पहले वस्तु के होने का बोध हो। यदि दूसरा वस्तु न हो तो पहले वस्तु के होते हुए भी उसके होने का एहसास न हो। सापेक्षता के सिद्धांत को समझने के लिए विरुद्धार्थी शब्दों को समझना होगा। जैसे रात के विरुद्धार्थी शब्द क्या है? दिन है। अंधेरा का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? प्रकाश है। मृत्यु का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? जीवन है। ध्यान से समझिएगा। कल्पना कीजिए, यदि दिन नहीं होते तो क्या रात के बारे में कोई कल्पना कर पाते? दिन के होने से ही यह आभास हुआ कि यदि यह दिन है तो फिर वह क्या था जिसमें तारे दिख रहे थे। यदि यह दिन है तो जो तारे दिख रहे थे उस समय को हम क्या कहेंगे? रात कहेंगे। दिन के होने के कारण से ही रात के होने का बोध हुआ। उसी प्रकार प्रकाश के होने के कारण अंधेरा के होने का बोध हुआ। यदि प्रकाश नहीं होते तो अंधेरे का आभास भी नहीं होता, क्योंकि सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा पहले से होता। विदेशी शब्द नहीं होते तो देसी शब्द भी नहीं होते। बहुत से लोग विदेशी होने के कारण देसी शब्द का अस्तित्व है। जब किसी दूसरे चीज की सापेक्ष या तुलना में किसी पहले चीज के होने का बोध हो तो उसे सापेक्ष या तुलनात्मक बोध कहते हैं। अब यहाँ कल्पना कीजिए,
कोयतुरों को आदिवासी कहा गया, तो किसकी तुलना में कोयतुर आदिवासी हैं? आदिवासी मतलब प्रारंभ से निवासी। तो किसकी तुलना में, किसके सापेक्ष में कोयतुर प्रारंभ से निवासी हैं? स्वाभाविक रूप से बोध हो रहा है बाद में आए हुए लोगों की तुलना में कोयतुर प्रारंभ या आदि से निवासी हैं। सापेक्ष का सिद्धांत तभी लागू होता है जब दोनों एक दूसरे को प्रतिद्वंदी की तरह प्रभावित करते हों। जैसे प्रकाश अंधेरा को, अंधेरा प्रकाश को प्रतिद्वंदी की तरह प्रभावित करता है, दिन रात को और रात दिन को प्रतिद्वंदी की तरह प्रभावित करता है। विरुद्धार्थी सदैव एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिद्वंदी की तरह संघर्षशील होते हैं। आदिवासी शब्द के मामले में भी ठीक उसी प्रकार कोई बाहर से बाद में आकर उन्हें प्रतिद्वंदी की तरह प्रभावित किया, जिसके कारण बाद में आए हुए लोगों की तुलना में कोयतुरों के लिए आदिवासी या आदिम शब्द की उत्पत्ति हुई। बाद में बाहर से कोई नहीं आए होते तो आदिवासी या आदिम शब्द की उत्पत्ति भी नहीं होती। इसका मतलब आदिवासी या आदिम शब्द यह दर्शाता है कि कोई बाहरी लोग कोयतुरों के क्षेत्र में आए और उन्हें प्रतिद्वंदी की तरह प्रभावित किया। आदिवासी मतलब सिर्फ भूतकाल के जंगली मानव नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य में भी जब तक सापेक्षता का सिद्धांत रहेगा, बाद में आए हुए लोगों की तुलना में कोयतुर मूलवंशी आदिवासी कहलाते रहेंगे। आदिवासी होना अपमान या असभ्यता का विषय नहीं है, बल्कि आदिवासी होना गौरव व मूल मालिक होने का प्रमाण व एहसास है। और जिसको मालिक होने का एहसास हो वह असभ्य और बेबस नहीं होता। आप सबको पता है कि भारत में बहुत से लोग आते रहे, अंग्रेज, मुगल, अरबी, फारसी, ईरानी, डच, हुड, शक, कुषाण, आर्य। किंतु कोयतुरों के भूभाग में पहले आगंतुक आर्य थे। हम सब ने स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में पढ़ा है। सिंधु घाटी क्षेत्र की सभ्यता नाग, द्रविड़ आदि कोयतुरों की सभ्यता थी, जो आर्यों के कारण प्रभावित हुआ और कोयतुर वहां से विस्थापित हो गए। उनकी सभ्यता भी नष्ट हो गई। परिणाम स्वरूप उस सप्त सिंधु क्षेत्र में आर्यों ने अपना राज्य स्थापित किया, जो आर्यवर्त कहलाया। आर्य व अनार्य कोयतुरों की रंग, रूप, वेशभूषा, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था सब कुछ एक दूसरे से अलग थी, जिससे दोनों के बीच तब से अब तक सांस्कृतिक द्वंद्व जारी है। आर्य गोरे रंग के, लंबे कदकाठी, लंबे नाक वाले, वहीं अनार्य द्रविड़ काले, सांवले, बलिष्ठ भुजा, विशाल का शरीर वाले, चपटी नाक, बड़े बड़े दांत वाले थे। आर्यों की सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी, जबकि कोयतुरों की सामाजिक व्यवस्था गंड व्यवस्था थी। इस बात को आप अच्छे से समझें। आर्यों की व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य था। बाद में गुलामों का भी एक और चौथा वर्ण बनाया, जो शूद्र वर्ण कहलाया। जबकि कोयतुरों में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। कोयतुरों में टोटम पर आधारित, कुल चिन्ह पर आधारित गंड व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? गंड व्यवस्था थी। गंड मतलब लोगों का कबीलाई समूह, और लोगों के इस कबीलाई समूह को कबीला कहा जाता है। कबीला को ही अंग्रेजी में ट्राइब कहते हैं। अर्थात ट्राइब मतलब कबीला,
कबीला मतलब गण समूह, जैसे नाग गण समूह मतलब नाग टोटम धारक कबीला। भील गण समूह मतलब भैल मगरमच्छ टोटम धारक कबीला। कुरुम गण समूह मतलब कछुआ टोटम धारक कबीला। मुंडा गण समूह मतलब बंदर टोटम धारक कबीला। संथाल गण समूह मतलब सोन कुत्ता टोटम धारक कबीला। उरांव गण समूह मतलब घोरपड़ टोटम धारक कबीला। मीन मिंज गण समूह मतलब मछली टोटम धारक कबीला। याद गण समूह मतलब गाय टोटम धारक कबीला। कचूरी गण समूह मतलब कांटे युक्त शाही टोटम धारक कबीला। इस प्रकार मूलवंशी कोयतुर अनेक गण चिन्ह धारक गण समूहों में विभाजित थे, गण समूहों में संगठित थे। कालांतर में बहुत से प्राचीन कबीलाई समूहों पर आर्य व्यवस्था हावी हो जाने के कारण वे गण व्यवस्था से विलग होकर वर्ण व्यवस्था का हिस्सा बन गए। उन पर वर्ण व्यवस्था लागू होने के कारण वे आजकल हिंदू कहलाते हैं। जब तक वे गण व्यवस्था में थे, ट्राइब थे। जब से वर्ण व्यवस्था में गए, हिंदू हो गए। इसे और सरल शब्दों में समझें। ब्राह्मण पुरोहितों के विधानों से जो संस्कार व त्यौहार मनाते हों वह हिंदू व्यवस्था है, और इसके विपरीत जो बैगा, पहान, बुमका, बाण, देवार, माटी पुजारी व्यवस्था से जो संस्कार और त्यौहार मनाते हों वह गण व्यवस्था है। इस प्रकार सभी मूलवंशी आदिम समुदाय विभिन्न गण चिन्ह धारक गण समूहों में थे। इस गण शब्द से ही गंडवाना शब्द का विकास हुआ। गंड शब्द से गंडवाना शब्द का विकास हुआ, जिसे वैदिक ग्रंथों में गंडवाना, गंधर्वाना, गंडमंदाना कहा गया। इसी गंडवाना शब्द से गोंडवाना बना, और इसी गण समूह के सदस्यों को गोंड कहा जाने लगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि गोंड न तो किसी जाति विशेष का नाम है और न ही किसी विशेष जनजाति का नाम है। गोंड सभी कबीलाई व्यवस्था वाले गण समूहों के सदस्यों का नाम है। आदिवासियों में जातियां नहीं होती थी। ये भील, उरांव, नाग, संथाल, मुंडा, मीना, मिंज, कुरुम, यादव, कलचुरी, ये जातियां नहीं, कुल गण समूह हैं। गोंड, गोंड वंश या जीनस का नाम है। बाद में जब जातियां बनाई गई तो इन गण समूहों को जाति समूह नाम में बदल दिया गया, और तब से ये जाति के नाम से जाने जा रहे हैं। गोंडवाना जाति सूचक नहीं बल्कि सभी गण समूहों के राष्ट्रीयता का नाम है। साथियों, विगत कड़ियों में हमने बताया कि आदिवासी अपने आप को अपनी भाषा में दो नामों से संबोधित करते हैं। पहला कोयतुर और दूसरा गोंड। गोंड शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार गंड शब्द से हुई, जिसका अर्थ कबीला व ट्राइब होता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के पुस्तकों में गोंड शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के कोण शब्द से बताया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। इसे सुधार किया जाए। साथियों, आप लोगों ने अब तक जाना कि आदिवासी पूर्वज अपने आप को अपनी स्वयं की भाषा में दो प्रमुख नामों से जानते थे। आदिवासियों के दो प्रमुख प्राचीन नाम क्या क्या थे? पहला कोयतुर और दूसरा गोंड। आदिवासी पूर्वज अपने आप को इन दो नामों, पहला कोयतुर और दूसरा गोंड नामों से जानते थे। शेष अगले वीडियो में जानेंगे, तो लगातार देखते रहिए व्याख्यान धारावाहिक
आदिवासी द ओनर ऑफ इंडिया चैनल पर बने रहिए। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर एपिसोड की सूचना आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। सेवा जोहार।